सो हेलो गाइस, दिस इज़ पलक एंड आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में। पेपर 2 साइकोलॉजी। हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और साथ ही साथ हम लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपके पेपर में से ही आए हुए हैं, पास्ट प्रीवियस पेपर्स और सैम्पल क्वेश्चन पेपर से। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll see the एग्ज़ाम पैटर्न। क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं यूजीसी नेट में। सो बेसिकली एग्ज़ाम ड्यूरेशन वुड बी 3 आवर्स, दैट इज़ 180 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और 2 टाइप के पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। आपको पता है कि जो पेपर 1 होता है जनरल पेपर होता है, जनरल एबिलिटी पे बेस्ड होता है। उसमें रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रिसर्च के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एनवायरनमेंट, मतलब सारा कुछ उसके अंदर पूछा जा सकता है। बट और ये सारा जौन सा है दैट इज़ बेसिकली कॉमन टू एवरीवन। तो जो भी बच्चा यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो भी मास्टर्स के बाद यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट है, उनके लिए कॉमन एक टेस्ट होएगा, कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, दैट इज पेपर 1। ठीक है। दूसरा है पेपर 2, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें अगर हमने साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो साइकोलॉजी डोमेन से पूछे जाएंगे। अब इतना साइकोलॉजी का पूरी आपको मास्टरी होनी चाहिए। मेन चीज ये है कि हाँ, यूजीसी नेट इज ऑल अबाउट मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो टोटल क्वेश्चंस जो पेपर 1 में है वो 50 ही है, लेकिन पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दैट मीन्स आपके जो पेपर 2 की वेटेज ज्यादा है, तो बहुत ध्यान से पेपर 2 में ज्यादा फोकस करना है। पेपर 1 में भी करना है क्योंकि क्यूमुलेटिव स्कोर ही देखते हैं, बट ओनली थिंग इज आपको मेन चीज जो है पेपर 2 पे बहुत स्ट्रेस डालना पड़ेगा। दैट मीन्स यू शुड हैव मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। ओके, देन मूविंग ऑन टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? दोनों पेपर में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपने चूज करना है। अब एमसीक्यू भी किस टाइप के हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो सकते हैं, असर्शन रीजनिंग हो सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, और केस बेस्ड आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे एंड पे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस। अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या यूनिट करने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी में जिस पे आपने स्ट्रेस डालना है। यूनिट 1 इज टॉकिंग अबाउट इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। किस तरीके से साइकोलॉजी इवॉल्व हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी जानना, इंडिया की भी और वेस्टर्न भी। बेसिकली साइकोलॉजिकल थॉट इन सम ईस्टर्न सिस्टम्स, किस तरीके से ईस्टर्न सिस्टम्स में साइकोलॉजिकल थॉट्स होते थे, बुद्धिज्म के बारे में, भगवद गीता, सूफिज्म एंड इंटेग्रल योगा, ये सारी चीजें कवर होंगी इसके अंदर। आपको एक बुक बताऊंगी, हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी, वो पियर्सन पब्लिकेशंस की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारा कुछ ये इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, ये प्रॉपर ये पूरा यूनिट कवर अप करती है। बाकी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अगर आप मेरे से पर्सनल कोचिंग लेते हैं तो डेफिनेटली आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद एवरी यूनिट नोट्स कि हाँ जी आपको यूनिट्स पे स्ट्रेस डालना है। आपको ये नहीं है कि हाँ अब आप हर एक बुक पढ़ लोगे, इट्स नॉट दैट ईजी। आप ये नहीं कहोगे कि हाँ चलो ठीक है अब यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो सारी बुक्स खोलकर बैठ जाओ। नो, जस्ट स्ट्रेस ऑन द सिलेबस, बिकॉज सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सिलेबस है? हालांकि ओवरऑल सिलेबस ही वो देखते हैं, ओवरऑल ही क्वेश्चंस डालेंगे, बट आपको स्ट्रेस डालना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस मेजरली आ सकते हैं। तो बी वाइज इनफ, पहले सिलेबस को देखो, चेक आउट द सिलेबस, देन ओनली जस्ट गो बाय द सिलेबस कि हाँ जी मैंने कौन से टॉपिक्स करने हैं। क्योंकि इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एक ऐसा है जो यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं कि हाँ हमें करने की जरूरत ही नहीं है, बट बहुत जरूरी टॉपिक है ये। तो भगवद गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म, ये सारे इमर्ज किस तरीके से हुए, कैसे साइकोलॉजी से लिंक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इमर्जेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन एकेडेमिया, सो बेसिकली किस तरीके से इमर्ज हुई है साइकोलॉजी इन इंडिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर वो बोल रहे हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी, वेस्टर्न में किस तरीके से साइको एनालिसिस आया, किस तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म आया, फंक्शनलिज्म आया, गेस्टॉल साइकोलॉजी आई, ये सारे आपको पढ़ने हैं। एंड इनकी टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन मींस किस टाइम पर कौन सा स्कूल ऑफ थॉट आया है। स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशनिज्म,
वुंट ने दिया है, एसोसिएशनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। एंड कौन से ईयर में दिया गया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस साइकोलॉजिस्ट की बेसिक कंट्रीब्यूशन किस चीज में थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज 4 फाउंडिंग पार्ट्स ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी, किस तरीके से एकेडमिक साइकोलॉजी में 4 फाउंडिंग पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज पैराडाइम्स, अब ऐसे ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, बेसिकली नॉलेज की किस तरीके से स्टडी है वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सारी आपको हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी में मिल सकती है। सेकेंड यूनिट इज स्ट्रेसिंग ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी। इसके अंदर क्या चीज है, इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, केस बेस्ड तो आना ही आना है, मतलब 100% श्योरिटी है कि हाँ जी वो आना ही आना है। 5 क्वेश्चन होंगे, वील बी डिस्कसिंग द केस इवन, कि किस टाइप का केस आ सकता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी में। तो रिसर्च मेथडोलॉजी सिर्फ उसी पे ही फोकस नहीं करती, और भी बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट इज द मीनिंग, पर्पस एंड डेफिनेशन, क्या रिसर्च मेथडोलॉजी का मीनिंग है, उनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स कौन से टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस कौन से होते हैं, मॉडरेटिंग कौन से होते हैं, मीडिएटिंग कौन से होते हैं, सारा कुछ इसके अंदर आएगा। ऑपरेशनल डेफिनेशन, हाइपोथेसिस क्या होता है, देन सैम्पलिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से कौन से टाइप की सैम्पलिंग होती है वो आ सकता है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव होती है, मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच होता है। देन मेथड्स ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के मेथड्स होते हैं रिसर्च में। अब आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, केस स्टडी मेथड होता है, ये सारे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कोरिलेशनल रिसर्च, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर मेथड का क्या एडवांटेज है, पर्टिकुलर मेथड का क्या डिसएडवांटेज है। देन स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में से ही मैं बोल रही हूँ कि केस बेस्ड तो आना ही आना है। आपसे पूछा जा सकता है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपसे काई स्क्वायर पूछा जा सकता है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पूछे जा सकते हैं, कोरिलेशनल, मल्टीपल कोरिलेशनल, पार्शियल कोरिलेशन पूछा जा सकता है, रिग्रेशन पूछा जा सकता है, एनोवा, मेनकोवा, एवरीथिंग। फैक्टर एनालिसिस के बारे में पूछा जा सकता है, रोटेशन मेथड्स के बारे में पूछा जा सकता है कि किस टाइप के रोटेशन मेथड्स होते हैं, वेरीमैक्स होता है, कौन से टाइप के होते हैं, क्या उसका मीनिंग है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। देन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पूछा जा सकता है कि किस टाइप का एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, वेदर इट इज रिपीटेड मेजर्स डिजाइन, कैसे टाइप के डिजाइन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिसर्च मेथडोलॉजी का टॉपिक, इट्स द हार्ट ऑफ साइकोलॉजी, दैट आई वुड से, क्योंकि रिसर्च मेथडोलॉजी यूजुअली जब हम लोग कहते हैं ना रिसर्च मेथडोलॉजी, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि हाँ चलो हम लोगों ने थ्योरीज कर ली, हमने नाम रट लिए, ये सब कर लिया, पर ये जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से तो शॉर्ट है ना क्वेश्चन आना है। दूसरे यूनिट्स में से हो सकता है कि ना आए, बट इसमें से तो 5 क्वेश्चन तो पक्के, मतलब 10 मार्क्स। जस्ट इमेजिन 10 मार्क्स तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, एडिशनल और भी आते हैं क्वेश्चंस, मतलब आप इसमें से लगाओ कि 5 से 7 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं जो आएंगे ही आएंगे रिसर्च मेथडोलॉजी में से, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, नेक्स्ट देखेंगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाँ जी किस टाइप के टेस्ट होते हैं, टेस्ट कौन से टाइप के हो सकते हैं कि हाँ जी साइकोलॉजिकल रिसर्च में आपको एप्टीट्यूड टेस्टिंग होती है, इंटरेस्ट के टेस्ट होते हैं, किसने कौन से टेस्ट दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी टेस्ट आ गए, इंटेलिजेंस टेस्ट आ गए, किसने किस ईयर में दिया है, मतलब ये ऐसी चीज है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ईयर आपको पता होना चाहिए किसने कौन सा दिया है, कल्चर फेयर टेस्ट दिया है कि हाँ जी वर्बल टेस्ट कौन सा है, उसके कितने आइटम्स हैं, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। देन टेस्ट कंस्ट्रक्शन का पूछा जा सकता है, व्हाट इज आइटम राइटिंग, व्हाट इज आइटम एनालिसिस, टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी क्या होता है, वैलिडिटी क्या होता है, उसकी टाइप्स, रिलायबिलिटी की टाइप्स कौन सी होती हैं, कंकरेंट वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होता है, और नॉर्म्स पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर नॉर्म्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट, स्पेशली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। देन एरियाज ऑफ टेस्टिंग, कौन से एरियाज में टेस्टिंग होती है, वही टाइप ऑफ टेस्ट आ गए, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, किसने कौन से दिए हैं, टॉरेंस का टेस्ट क्रिएटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैच द फॉलोइंग में यूजुअली ऐसे के टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ओके,
Then unit 4 is about biological basis of behavior. So biological basis of behavior, इसमें फिजियोलॉजी की बात हो रही है, आपकी बॉडी से रिलेटेड, इसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं, कौन से पार्ट्स हैं, न्यूरॉन के कौन से फंक्शंस हैं, न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, फंक्शंस, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरल इम्पल्स किस तरीके से वर्क करती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होता है. सेंसरी सिस्टम्स के बारे में आ गया, स्पेसिफिक सेंसेशंस कौन सी होती है, रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, स्किन सेंसेशंस किस तरीके से वर्क करती है, वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है, ये सारा का सारा आ गया. आई, ईयर, सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है. देन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, ठीक है, ये सारे पार्ट्स एंड उसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. देन मेथड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, किस तरीके से इन्वेजन मेथड्स होते हैं, किस तरीके से हम लोग लेजियन मेथड्स यूज करते हैं, या फिर कौन सी टेक्निक्स होती हैं, एफएमआरआई, ईईजी, इसके अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है. यूजुअली मैच द फॉलोइंग में आते हैं ये, इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईईजी, ईसीजी, ईओजी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. देन मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम टाइप्स एंड फंक्शंस. देन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, हंगर, थर्स्ट, किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथैलेमस प्ले अ मेजर रोल इन हंगर, लेटरल हाइपोथैलेमस या फिर वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, कैसे वो रोल प्ले करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस, इमोशनल रेगुलेशन कैसे काम करती है, लिम्बिक सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर एंड जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज किस तरीके से होती हैं, कौन सी एबनॉर्मैलिटीज होती है, कौन से जीन्स में, डाउन सिंड्रोम वगैरह, सारा कुछ इसके अंदर, टर्नर सिंड्रोम, ये सारा कुछ इसके अंडर आता है जेनेटिक्स एंड बिहेवियर के अंडर. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूजुअली मिस करने वाला नहीं है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है. फिजियोलॉजी में से ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. यूजुअली आईज के ऊपर आ जाता है, ईयर के ऊपर आ जाता है, फंक्शनिंग ऑफ आई के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर आ सकता है, रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं उसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है कौन से डिसऑर्डर में. तो एबनॉर्मैलिटी, साइकोपैथोलॉजी में भी बहुत इसका रोल है, पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम का एंड न्यूरॉन्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एबनॉर्मैलिटी में भी. नेक्स्ट देखेंगे यूनिट 5 परसेप्शन, बड़ा ही वास्ट यूनिट है ये. अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ये सारा एक ही यूनिट में है और आपको बहुत अच्छे से पता है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. परसेप्शन बहुत ही वास्ट है. परसेप्शन में आपकी गेस्टॉल्ट आ गई, इसके अंदर तो आपकी गेस्टॉल्ट अप्रोच आ जाती है कि किसने क्या क्या, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं. अटेंशन की थ्योरीज, फिल्टर अटेनुएशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अटेंशन, कौन से टाइप की अटेंशन होती है, different types of attention, models of attention, that is basically what are the different theories of attention, कौन सी theories दी गई हैं, बहुत important है. Then perception, ये topic laws of perception पे based है. आपको laws properly पता होने चाहिए, cues आपको पता होने चाहिए, monocular cues कौन से होते हैं, binocular cues कौन से होते हैं, question आया हुआ है. Gestalt psychologist कौन से हैं, figure ground relationship, laws of organization, then शेप कॉन्स्टेंसी, साइज कॉन्स्टेंसी, कलर कॉन्स्टेंसी, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए. इल्यूजन्स पे आ जाते हैं, मोलर लायर इल्यूजन कौन सा है, ये सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत टिपिकल हैं परसेप्शन में. देन उसके बाद रोल ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन परसेप्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन परसेप्शन, ऐसे के क्वेश्चंस हैं. देन सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन सब्लिमिनल परसेप्शन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है. देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू परसेप्शन एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन परसेप्शन, कि किस तरीके से सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी एक्चुअली वर्क करती है, रोल प्ले करती है एवरीडे लिविंग में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन लर्निंग प्रोसेसेस, लर्निंग प्रोसेसेस क्या है, अब लर्निंग प्रोसेसेस में आपकी सारी थ्योरीज आ गई, स्किनर की थ्योरी आ गई, पैवलॉव की आ गई, किसने, थॉर्नडाइक ने दी है, गर्थरी ने दी है, इतनी सारी थ्योरीज इसके अंदर आ जाती हैं और बहुत आपको माइन्यूटली देखना पड़ता है कि व्हाट थ्योरी इज इन्वॉल्व्ड इन व्हाट, मतलब लाइक उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली देयर कंट्रीब्यूशन इज, क्या क्या चीजें उन्होंने दी हैं. और इसमें बहुत ध्यान रखना है, लर्निंग थ्योरी में जो पर्टिकुलरली जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके अंदर
बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं और इसके प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्केड्यूल्स मींस फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल है कि हाँ जी कितनी मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी से आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हो या फिर कितने इंटरवल के बाद आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर अप होती है और इसमें से सिचुएशन बेस्ड या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं लर्निंग में से। तो रीइंफोर्समेंट, बेसिक वेरिएबल्स एंड स्केड्यूल्स, एज आई टोल्ड यू कि स्केड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लर्न करना बहुत जरूरी है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड एप्लीकेशन, किस तरीके से आप बिहेवियर मॉडिफाई करोगे, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू यूज दीज लर्निंग प्रिंसिपल्स इन एवरीडे लिविंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कैसे आप थेरेपी में इसको यूज करते हो, थेरेपी में यूजुअली लर्निंग प्रोसीजर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एवर्सिव कंडीशनिंग यूज होगी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी, टोकन इकोनॉमी होगी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन लर्निंग प्रिंसिपल्स ओनली। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, नेक्स्ट, इसी से ही कोग्निटिव अप्रोचेस इन लर्निंग के कौन सी कोग्निटिव अप्रोचेस है, कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है, लेटेंट लर्निंग टॉलमैन की एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बैंडुरा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वर्बल लर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, किस तरीके से कौन से मेथड्स होते हैं वर्बल लर्निंग के, तो हमने ये भी पढ़ना है वर्बल लर्निंग के कौन से मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल रिप्रोडक्शन मेथड हो गया, किस तरीके से ये मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से पेयर्ड एसोसिएट्स मेथड हो गया, ये सारे के सारे वर्बल लर्निंग और डिस्क्रिमिनेशन में इंक्लूडेड है। देन रीसेंट ट्रेंड्स इन लर्निंग, कौन से रिसेंटली इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं लर्निंग में, ये आ सकता है क्वेश्चन। न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ लर्निंग, किस तरीके से न्यूरोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व है लर्निंग में, ये इंपॉर्टेंट है। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, मेमोरी का टॉपिक इज बेसिकली किस तरीके से हाउ मेमोरी, कौन सी स्टेजेस होती हैं मेमोरी की, ये सारी पूछ सकते हैं। एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, क्या क्या चीजें होती हैं और कितने स्टेजेस ऑफ मेमोरी, किसने कौन सी थ्योरी दी है स्टेजेस ऑफ मेमोरी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ जी मेमोरी प्रोसेसेस क्या होते हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ये सारे प्रोसेसेस हैं और उनके अंदर पर्टिकुलरली कौन सा फीचर है। एंड देन ऑफ कोर्स स्टेजेस ऑफ मेमोरी, कि कौन सी स्टेजेस है, किसने स्टेज थ्योरी दी है, ठीक है, उसका ईयर लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दी है, टिंगसन एंड शेफरिन ने दी है, क्या चीज है उसके अंदर, पर्टिकुलर स्टेज में क्या फंक्शन है, किस तरीके का रोल है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने सेकंड्स के लिए कितनी इंफॉर्मेशन जाती है, किस तरीके से जाती है, अटेंशन के थ्रू जाती है, इलैबोरेटिव रिहर्सल्स होती है, मेंटेनेंस रिहर्सल्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन ऑल्सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, डिक्लेरेटिव, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन बार्टले की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देन थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, किस तरीके से, एबिनहॉस की थ्योरी, मेमोरी कर्व इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से मेमोरी एक्चुअली फेड अवे होती है, कितने टाइम के बाद फेड अवे होती है, इंटरफेरेंस, रिट्रीवल फेलियर, डिके, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, ये सारी की सारी थ्योरीज हैं फॉरगेटिंग की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड एबिनहॉस का कर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मेमोरी। और बार्टले की थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू यूनिट 6, अब यूनिट 6 में क्या है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट, किस तरीके से इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से टाइप के होते हैं, किस तरीके से इंटेलिजेंस टेस्ट स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग किसने दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन थॉट प्रोसेसेस which will include associations of Gestalt, information processing, feature integration model, ये सारे के सारे इसी के अंडर आने हैं। Then concept formation, किस तरीके से concept form होता है, different types of concepts important है, rules, strategies and roles of concepts in thinking, types of reasoning, inductive reasoning, deductive reasoning, ये सारा इसके अंदर include होता है। Then problem solving, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग की टाइप होती है, स्ट्रैटेजीज होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होती हैं, मेंटल सेट वगैरह सारा कुछ इसके अंडर आएगा। देन डिसीजन मेकिंग, कैसे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसकी टाइप्स, उसकी स्ट्रैटेजीज पूछी जा सकती हैं, उसके मॉडल्स पूछे जा सकते हैं। मेटाकोग्निशन, कोग्निशन अबाउट कोग्निशन, हाउ वी एक्चुअली लर्न, सो दैट इज मेटाकोग्निशन, मेटाकोग्निटिव नॉलेज एंड मेटाकोग्निटिव रेगुलेशन। देन इंटेलिजेंस, अब कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरीज दी है, स्पीयरमैन ने दी है, थर्स्टन ने दी है, और दो टाइप की थ्योरीज होती है, साइकोमेट्रिक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसके अंडर कौन सी आती है ये भी इंपॉर्टेंट है।
देन क्रिएटिविटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ जी किसने क्या क्या चीजें दी हैं। टॉरेंस का टेस्ट हो गया, गिलफर्ड का हो गया, विलाश का हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड हाउ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस दे आर इंटरलिंक्ड, उसमें से पूछा जा सकता है क्या कोरिलेशन होती है, क्या एवरेज कोरिलेशन है, कि हायर कोरिलेशन है, कि मॉडरेट कोरिलेशन है, लो कोरिलेटेड है, किस डायरेक्शन में है, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव और वेदर दे आर अनरिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी पे यूजुअली क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप पिछले क्वेश्चंस खोल के देखोगे तो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी पे यूजुअली क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यूनिट 7 की बात करते हैं, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग। पर्सनालिटी तो भाई मतलब मैं बोलूँगी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्सनालिटी को तो आपने छोड़ना नहीं है कि हाँ किस तरीके से फैक्टर्स, व्हाट फैक्टर्स डिटर्मिन योर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का क्या रोल है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। और पर्सनालिटी की अप्रोचेस, ट्रेट एंड टाइप अप्रोच, किसने कौन सी अप्रोच दी है, साइकोडायनामिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक है, ये सारी आपकी इसके अंदर कवर हो जाती हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी, नियो फ्रॉइडियन थ्योरीज, आपका ये कार्ल युंग, आपके कैरन हॉर्ने की थ्योरी, एल्फ्रेड एडलर की सारी न्यू फ्रॉइडियन के अंदर आ गई। साइको एनालिटिकल बेसिकली फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, तो ये सारी इसके अंदर आ गई। देन अदर थ्योरीज इंक्लूड रॉटर्स, लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, सेलिगमेंट्स की एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स हो गई, कोलबर्ग्स की थ्योरी आ गई मॉरल डेवलपमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स आ गए, इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, नीड्स कौन से होते हैं, मैक्लेलन की नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। देन मैस्लो की थ्योरी आ गई, ठीक है। और यूजुअली कौन सी अब अपग्रेडेशन हुई है मैस्लो की थ्योरी, सिर्फ और सिर्फ अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बेस नहीं है, एंड उसकी नीड्स आगे एस्थेटिक नीड्स आ गई, ये सारी नीड्स भी आती है, ट्रांसेंडेंस नीड्स आ गई। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा मॉडल। देन इंसेंटिव्स क्या होते हैं, मोटिवेशनल साइकिल क्या होते हैं, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ मोटिवेशन दैट आई हैव डिस्कस्ड, साइको एनालिटिकल, एथोलॉजिकल, एसआर, कोग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, ये सारी थ्योरीज हैं। देन एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर एंड क्यूरोसिटी, जर्करमैन की सेंसेशन सीकिंग, अचीवमेंट, एफिलिएशन, पावर मोटिवेशन, एनएक भी इसके अंदर आ गया, अचीवमेंट मोटिवेशन, ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक क्वेश्चन मैंने डाला भी हुआ है जो अचीवमेंट मोटिवेशन के ऊपर ही है। देन इमोशंस, किस तरीके से इमोशंस रेगुलेट होते हैं, किसने इमोशन पे थ्योरी दी है, और फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स, थ्योरीज ऑफ इमोशन, जेम्स लैंज एंड कैनन बार्ट की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन शैटर एंड सिंगर की, लिजोरस की, लिंसले, ये सारी की सारी इमोशंस की थ्योरी हैं और इनका क्या रोल है पर्टिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन कन्फ्लिक्ट्स, सोर्सेज एंड टाइप्स, कौन से कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इस पे भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है कि अवॉइडेंस होता है, डबल अवॉइडेंस है कि अप्रोच अवॉइडेंस है, अप्रोच कन्फ्लिक्ट है, ये सारे टाइप के कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। देन स्ट्रेस एंड कोपिंग में व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेस, किस तरीके से रोल प्ले करता है, स्ट्रेस के कौन से पर्टिकुलर सोर्सेज हैं, व्हाई स्ट्रेस हैपेंस, किस तरीके से उसका यर्कीज-जॉर्डसन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, यर्कीज-जॉर्डसन लॉ रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस, अराउजल एंड परफॉर्मेंस पे बेस्ड है यर्कीज-जॉर्डसन लॉ। देन टाइप ए, बी, सी, डी बिहेवियर्स, कौन से टाइप में कौन से पर्टिकुलर किस तरीके के डिजीजेस हो सकते हैं, कौन से साइको सोशल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ड्यू टू पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बायोफीडबैक थेरेपी क्या होती है, म्यूजिक थेरेपी कैसे है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सारी किस तरीके से डील करती हैं स्ट्रेस में। प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ठीक है, जेपीएमआर, गाइडेड इमेजरी, माइंडफुलनेस क्या होता है, हेयर एंड नाउ, मेडिटेशन, योगा आसना, स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग किसने दी है, यूजुअली क्वेश्चन आता है किसने दी है, मिकनबॉम ने दी है। कौन सी टेक्निक्स इन्वॉल्व है स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बायोफीडबैक क्या होता है, बायोफीडबैक पे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी एक ऐसा यूनिट है जिससे मैं खुद डरती हूँ, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में इतनी थ्योरीज हैं, आई मीन यू कैन नॉट इवन पिन पॉइंट, मतलब बहुत सारी थ्योरीज सोशल साइकोलॉजी के अंदर ही आते हैं। सबसे ज्यादा वास्ट टॉपिक है ये, सबसे वास्ट, मतलब मैं अगर बोलूंगी ना साइकोलॉजी का, मतलब ये आप जितना मर्जी पढ़ लो उतना आपको लगता है कि आपने कम पढ़ा, एंड यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग। तो दैट्स व्हाई जस्ट
कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सोशल साइकोलॉजी में वो करके जाओ, क्योंकि उसकी ज़्यादा वेटेज होगी। एक दो अगर हो भी गए तो दैट इज़ फाइन, अगर वो बाहर से भी आ गया, बट इसके बाहर से चांसेस कम है कि आएगा। तो ये चीज़ें अगर आपने टॉपिक्स कवर कर लिए तो डेफिनेटली आपने सब कर लिया। अब ऐसे तो है नहीं कि आप डिफरेंट सारों की बुक्स खोलकर बैठोगे, हर एक की आप बुक पढ़ लोगे। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोशल साइकोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़कर जाओ, पर्टिकुलरली पिन पॉइंट दोज टॉपिक्स। देन नेचर, स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कैसे एमर्ज हुई है सोशल साइकोलॉजी, ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, कौन सी थ्योरीज है। कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लियन फेस्टिंजर की कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो करके ही जाना। $20 एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोशो बायोलॉजी क्या होता है, साइकोडायनेमिक अप्रोचेज एंड सोशल कोग्निशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल कोग्निशन का। इसको मत भूलना कि किस तरीके से स्कीमाज रोल प्ले करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोशल परसेप्शन, कम्युनिकेशन एंड एट्रीब्यूशंस, एटीट्यूड एंड इट्स चेंज, एटीट्यूड की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये कर जाना। देन विद इन कल्चरल कंटेक्स्ट एंड प्रो सोशल बिहेवियर, प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, बायस्टैंडर इफेक्ट क्या होता है, किटी जेनोविस का जो केस है वो पढ़ के चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देन ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस, कैसे ग्रुप्स, हाउ दे एक्चुअली इन्फ्लुएंस अदर पीपल। इसके अंदर ना एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रॉबर्ट केव का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐश एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट जो कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे इसके अंडर आ जाते हैं। ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, परसुएशन इफेक्ट, कौन सी टाइप की परसुएशन होती है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कॉम्प्लायंस कैसे होती है, कॉम्प्लायंस, कन्फर्मिटी, ओबीडियंस में क्या डिफरेंस है, ओबीडियंस का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोशल पावर, रिएक्टेंस क्या होता है, एग्रेशन क्या होता है, एग्रेशन की कौन सी थ्योरीज हैं, लीडरशिप स्टाइल्स, कौन से लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। देन थ्योरीज ऑफ इंटर ग्रुप रिलेशंस, कैसे इंटर ग्रुप रिलेशंस होते हैं, मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट कैसे होता है, मैंने आपको बताया। रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेशन एंड कंपटीशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद डेप्रिवेशन थ्योरी, रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, बैलेंस थ्योरीज, फ्रिट्ज हेडर की बैलेंस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी मीन्स सोशल साइकोलॉजी किस तरीके से अप्लाई की जाती है एवरीडे लिविंग में। तो इसके अंदर क्राउडिंग, पर्सनल स्पेस, ये सारे के सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, हेल्थ एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आता है यूनिट 9, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस। इसके अंदर हाउ एक्चुअली डेवलपमेंट अकर्स, कौन से डोमेन में डेवलपमेंट अकर होती है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, एजिंग पे आ जाता है, एजिंग पे कौन सी रिसर्चेज हुई हैं वो भी रिसेंटली, वो भी चीज़ें आ सकती हैं। नेचर एंड प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, व्हाट फैक्टर्स प्ले अ रोल, और बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंड्स। ये याद रखना, डेवलपमेंट में 2 टाइप के ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड एंड सेफेलोकॉर्डल ट्रेंड। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में ये नहीं भूलना। देन थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, इसके अंदर आपकी थ्योरीज सारी साइको एनालिटिकल आ गई, बिहेवियरिस्टिक आ गई, जो आपने पहले भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें आ गई। देन कोग्निटिव, इनका क्या रोल है डेवलपमेंट में। अब आपकी एरिक्सन की स्टेजेस आ जाती हैं इसके अंदर, आपकी कोलबर्ग की थ्योरी आ जाती है मॉरल डेवलपमेंट की, जीन पे आ जाएगी, कोग्निटिव थ्योरी आ जाती है, ये सारी की सारी थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। देन कोग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सारा, मतलब मैं यही बोल रही हूँ डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ये सारा का सारा इसके अंडर कवर होएगा, ठीक है। देन साइकोपैथोलॉजी, हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू साइकोपैथोलॉजी, एबनॉर्मैलिटी से कैसे रिलेटेड है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जब क्लाइंट आपके पास आता है, पेशेंट आपके पास आता है, तो आप उसको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हो, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन कैसे होती है साइकोपैथोलॉजी की। अब साइकोपैथोलॉजी की क्लासिफिकेशन आपको DSM ICD के बारे में पता होना चाहिए, और बहुत याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि DSM-4 नहीं है, अब DSM-5 है, और उसमें क्या डिफरेंस है ये पूछा जा सकता है। DSM-4 और DSM-5 में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, तो क्लिनिकल वाला तो टॉपिक ये चीज़ तो करके ही जाना, इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद साइकोथेरेपीज पूछा जा सकता है, कौन सी साइकोथेरेपीज होती हैं।
साइको एनालिसिस, पर्सन सेंटर्ड, गेस्टॉल्ट, एक्सिस्टेंशियल, ये सारी की सारी साइकोथेरेपीज आपसे पूछी जा सकती है। कौन से डिसऑर्डर में कौन सी थेरेपी लगती है ये भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ध्यान रखना, प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, गेस्टॉल्ट थेरेपी किसने कौन सी दी है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन स्कूल, किस तरीके से अप्लाई होते हैं लर्निंग प्रिंसिपल्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि किस तरीके से हम लोग स्कूल या फिर एवरीडे लिविंग में अप्लाई करते हैं लर्निंग या फिर मोटिवेशन के प्रिंसिपल्स, ये भी पूछा जा सकता है। देन फैक्टर्स इन एजुकेशनल अचीवमेंट, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं हाउ टू अचीव इन स्कूल या फिर हाउ टू डील विद इन स्कूल सेटिंग्स, तो ये पूछा जा सकता है। देन टीचर इफेक्टिवनेस, गाइडेंस इन स्कूल्स, नीड, ऑर्गेनाइजेशनल, सारी स्कूल साइकोलॉजी इसके अंडर आ जाएगी। काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से स्किल्स इन्वॉल्व है, कौन सी काउंसलिंग की टेक्निक्स हैं, ऐसे के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एमर्जिंग एरियाज, दिस इज नॉट एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, दीज आर द एमर्जिंग एरियाज। अपकमिंग एरियाज कौन से हैं साइकोलॉजी में, कौन से रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है साइकोलॉजी में, ये वो एरिया है, ये वो यूनिट है जिसमें से पूछा जा सकता है इश्यूज ऑफ जेंडर, पॉवर्टी, डिसेबिलिटी एंड माइग्रेशन, कि किस तरीके से ये इश्यूज, क्योंकि ये प्रेवलेंट है नाउअडेज, तो ये सारे किस तरीके से अफेक्ट करते हैं साइकोलॉजी को, ह्यूमन साइकोलॉजी को, ऐसे के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पीस साइकोलॉजीज में से पूछे जा सकते हैं कि वायलेंस क्या होता है, नॉन वायलेंस क्या होता है, क्या क्या अपग्रेडेशंस हुई हैं पीस साइकोलॉजी में, कन्फ्लिक्ट किस तरीके से रेजोल्यूशन करना है, वॉर क्या होती है, ये सारे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देन वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ, इसके अंदर आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ आ गया, वेलबींग कौन सी टाइप की होती है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। देन आपकी इसके अंदर पॉजिटिव साइकोलॉजी भी आ गई, आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी भी इसके अंडर आती है। देन हेल्थ क्या है, अब हेल्थ के कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे हेल्थ इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स पूछा जा सकता है, कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स पूछा जा सकता है, लाइफस्टाइल एंड क्रॉनिक डिजीजेस, इवन इसके अंडर आपके वो जो ABCD जो स्ट्रेस रिलेटेड जौन से भी हैं, कोपिंग स्टाइल्स भी पूछे जा सकते हैं, हाइपरटेंशन, ये सारे कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाउ इट इज रिलेटेड टू टाइप A पर्सनालिटी, ऐसे के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि पर्सनालिटी एंड हेल्थ हाउ दे आर इंटररिलेटेड। देन साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, कैंसर, कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, WBCs कौन से होते हैं, B सेल्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। T हेल्पर सेल्स किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। देन साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस, किस तरीके से साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी दे आर इंटररिलेटेड, हाउ मोबाइल फोन्स यूजेज, या फिर किस तरीके से डिजिटल लर्निंग, डिजिटल एटिकेट क्या होता है, इवन आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, ये सारा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है। साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, हाउ इट इज इंटर रिलेटेड, कैसे साइबर बुलिंग होती है, हाउ इट अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट दी बेसिक क्वेश्चंस, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सैम्पल क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी। थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं सो दैट आपको पता चल जाए कि व्हाट एग्जैक्टली वुड बी कवर्ड अंडर साइकोलॉजिकल डोमेन, कि साइकोलॉजी के किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं UGC नेट में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सैम्पल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखेंगे, chi-square computed for a contingency table was based on 6 degrees of freedom. It is फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी। मैं आपको बता रही हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी में से क्वेश्चंस बहुत पक्के हैं कि हाँ जी 7-8 क्वेश्चन तो पक्के हैं, 5 तो आपके केस बेस्ड हो गए, बाकी के भी आ सकते हैं इस टाइप के। इफ द कंटिंजेंसी टेबल हैड 3 रोज हाउ मेनी कॉलम्स वुड इट हैव, तो उसने बताया, उसने क्या दिया हुआ है, पहले तो ये देखो, उसने दिया हुआ है DF दिया हुआ है 6 और chi-square का पूछा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि chi-square का फॉर्मूला क्या है DF का। 3 रोज दी हुई है, मतलब कि रोज जो है 3 है। अब हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, अगर हम लोग DF का फॉर्मूला देखेंगे तो बेसिकली इट इज R-1 इंटू C-1, ठीक है। 6 इज द DF, ये हो गया 2, ये 2C एंड ये इस तरीके से। नाउ सी दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, कॉलम्स आ गए 4, सो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन C। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि DF का क्या फॉर्मूला है, R-1 इंटू C-1, देन इसको आप DF दिया हुआ है, R दिया हुआ है, C निकल आएगा। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
After the recent heavy catastrophic floods in a given state, a psychologist interviewed 120 participants to understand the psychological consequences of the event. This is an example of. अब ये रिसर्च में से ही बेस्ड है. अगेन रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है कि कौन सी टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है. दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. इसका क्या मतलब होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब इवेंट हो चुका है उसके बाद. पोस्ट फैक्टो दैट मींस इवेंट होने के बाद. आफ्टर द रीसेंट हैवी कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स, कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स के बाद की गई. साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूड 120 पार्टिसिपेंट्स, उनको बाद में इंटरव्यू किया गया. तो एक्स पोस्ट फैक्टो फील्ड रिसर्च हुआ ये. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम. अब ये जौन सा है दैट इज 380 to 760 नैनोमीटर्स. जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ इतनी होती है 380 to 760 नैनोमीटर्स. ये विजन वाले चैप्टर में से है. ठीक है, तो ये आपके फिजियोलॉजी के अंडर आ जाता है, परसेप्शन के अंडर भी आ जाता है. ठीक है, देन देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरॉन? ग्लाया. ग्लाया इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन. ग्लाया सेल्स होते हैं बट न्यूरॉन की टाइप नहीं है. सेंसरी, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन टाइप्स हैं. ग्लाया इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे असर्शन रीजनिंग. अब असर्शन रीजनिंग में यूजुअली कंफ्यूजन बहुत होती है ए और बी ऑप्शन में. सी और डी तो फिर भी अगर आपको पता चल जाए कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है आप एनालाइज कर लोगे, लेकिन ए और बी में होती है कि रीजन है कि नहीं है. ठीक है, पढ़ेंगे असर्शन. Computational approach involves a rigorous, mathematically oriented and analysis of certain aspects of visual perception derived largely from computer simulation and artificial intelligence. ये बात करें computational approach की. Reason देखेंगे. Neurophysiological approach argues that sensory and perceptual phenomena are best explained by known neural and physiological mechanisms serving sensory structures. ये बात करें न्यूरोफिजियोलॉजी की, और दोनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट्स यहाँ पर, क्योंकि कॉम्प्यूटेशनल अप्रोच क्या इन्वॉल्व करती है? मैथमेटिकल रीजनिंग. किस तरीके से मैथमेटिकल एनालिसिस होता है सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल परसेप्शन, दैट्स व्हाट ही सेज. एंड कंप्यूटर सिमुलेशन के बारे में बात करें. न्यूरोफिजियोलॉजी कहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है? न्यूरोलॉजिकल, कि किस तरीके से न्यूरोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजी दे आर इंटर रिलेटेड. सो सेंसरी एंड परसेप्चुअल फिनोमिना के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन न्यूरोफिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, ये रीजन नहीं हुआ ए का, क्योंकि हमने पर्टिकुलर कॉज देखना होता है कि वेदर इट इज द रीजन, वेदर इट इज जस्टिफाइंग द अबव स्टेटमेंट. बट दिस स्टेटमेंट एंड द अदर स्टेटमेंट दे आर नॉट इंटर रिलेटेड, दे आर डिफरेंट एंड दे आर ट्रू. सो बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लर्निंग चैप्टर में से है ये. मैंने आपको बताया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. For example, a person rattles the box of dog's biscuits before giving the biscuit to dog. As the person rattles the box, the dog begins to salivate. Thus, rattling of box is dash and the salivation of dog is kind of dash. Now, this is A part. You need to see whether it is conditioned stimulus or not, or conditioned response. आपको देखना है कि ये UCS है. यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनकंडीशनड है कि कंडीशनड है. Person rattles the box of dog's biscuits. It's not basically dog rattling of the box is not producing salivation. It doesn't have that internal capacity to produce saliva or salivation, to produce the salivation response. It doesn't have that capacity. Rattling doesn't produce, but तो अब हम बात करेंगे बिस्किट. बिस्किट कैन प्रोड्यूस अ सैलिवेशन रिस्पॉन्स, बट व्हेन इट इज पेयर्ड विद रैटलिंग then it becomes a conditioned response. ठीक है, as the person rattles the box, the dog begins to salivate. अब क्योंकि उसको हमने एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ कंबाइन कर दिया है, when neutral stimulus is combined with unconditioned stimulus, what is the response? पहले जब न्यूट्रल स्टिमुलस को हम लोग कंपेयर करेंगे यूसीएस के साथ, तो सलाइवा इज द रिस्पॉन्स. सलाइवा रिस्पॉन्स होगा. अब ये न्यूट्रल स्टिमुलस बन जाता है कंडीशनड स्टिमुलस, और कंडीशनड स्टिमुलस की वजह से यूसीएस जो था यूआर प्रोड्यूस कर रहा था, सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो सीआर बन जाएगा. रिस्पॉन्स सेम है, लेकिन दैट वुड बी कॉल्ड एज सीआर बिकॉज इट इज कंडीशनड नाउ.
क्योंकि अब ये कंडीशनिंग हो गई है, क्योंकि रैटलिंग ऑफ द बॉक्स इज एक्टिंग एज अ conditioned stimulus. So that is the conditioned stimulus. Thus rattling of box is conditioned stimulus and the salivation of dog is the conditioned response. Next देखेंगे match the following questions. देखिए EEG दिया हुआ है, electroencephalography, reaction time, culture fair test and verbal test, और यहाँ पर options दिए हुए हैं 1 2 3 4. इसका आंसर है C पार्ट. कैसे? EEG is basically P पर है 2, that is EEG is Eysenck. Eysenck से related है, Eysenck ने EEG दिया है. Then reaction time is given by Galton. Galton has given the concept of reaction time. तो इस तरीके से psychologist and measure of intelligence का है कि हाँ जी किस तरीके से match the following वाले questions आ सकते हैं. Culture fair test किसने दिया है? कटेल एंड हॉर्न का टेस्ट है, ठीक है. एंड वर्बल टेस्ट किसने दिया है? बिनेट ने दिया है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट देखेंगे श्याम डजंट लाइक टू बी इन अ फैमिली गैदरिंग्स. ये देखिए, ये अब स्ट्रेस से रिलेटेड है, स्ट्रेस एंड कन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया था कि मैंने कन्फ्लिक्ट वाला भी इसके अंदर डाला हुआ है. श्याम डजंट लाइक टू बी इन अ फैमिली गैदरिंग्स बट हिज मदर हैज आस्क्ड हिम टू अटेंड इट. He decides to tell a lie that he has examination on that day. However, he finds it very distasteful. Shyam is experiencing situation-based question है. देखो, he doesn't like family gathering, but he doesn't like examination either. वो excuse बना रहा है कि मैंने examination के लिए तैयारी करनी है. उसको examination भी नहीं पसंद. So this is double avoidance conflict. Doesn't like to be in a family gathering, but his mother asked him to attend it, and he decides to tell a lie. वो lie करता है, just to escape from that. बट आगे कुआं पीछे खाई. सो दिस इज बेसिकली डबल अवॉइडेंस, ठीक है. देन पर्सन्स हाई इन अचीवमेंट मोटिवेशन टेंड टू प्रेफर टास्क दैट आर, ये एनएक मोटिवेशन वाले चैप्टर में से है. एनएक तो इनकी जो आंसर होती है वो मॉडरेटली डिफिकल्ट टास्क देते हैं. ना वो ज़्यादा इजी टास्क लेते हैं, ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट लेते हैं. इजी जो होएगा वो बहुत बोरिंग होएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट it would be a disaster. So basically that would again create anxiety. So they actually tend to go for moderately difficult task. Okay, अब देखेंगे what is the correct sequence of events for hunger motivation. ऐसे के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मोटिवेशन चैप्टर में से ही है. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. प्रेजेंस ऑफ एन एनर्जी डेफिसिट, पहले एनर्जी डेफिसिट होगा, उसके बाद हंगर होगा, ठीक है. उसके बाद आपका आएगा बाउट्स ऑफ ईटिंग, देन उसके बाद आपका एनर्जी लेवल टू ए सेट पॉइंट आएगा, एंड देन उसके बाद आपका आता है सेटिएशन लेवल, दैट नाउ यू आर फुल इनफ कि हाँ जी अब आपको जरूरत नहीं है और कुछ खाने की. एक पॉइंट आता है. अब देखेंगे केस बेस्ड. मैंने आपको बताया था कि केस बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है. ये है केस, आना ही आरएम से है, रिसर्च मेथडोलॉजी से ही आना है. 5 क्वेश्चन आएंगे. तो लेट्स सी द केस. नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया इन द फील्ड ऑफ psychological research. The emphasis on the assumption of normal distribution is comparatively less when group or sample sizes are large due to some implications of central limit theorem. Nevertheless, for smaller group sizes, relatively distribution free, non-parametric alternatives to parametric methods are developed. Thus, there are non-parametric alternatives to students t-test, non-parametric test, parametric के लिए भी alternatives कई होते हैं. Then students t-test, one-way, ANOVA, etc. When assumptions are reasonably met, parametric tests are more powerful. Certain types of tests such as chi-square tests use frequency data to evaluate the differences between obtained and expected frequencies. You very well know कि chi-square क्या measure करता है. Then some associations, correlation measures have been developed using chi-square distribution. Statisticians like Kolmogorov and Smirnov developed tests which involve entire frequency distribution. Psychologists have profitably used these techniques in their researches. देखते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. Now, which one of the following tests is closest to independent samples t-test from power consideration point of view? तो t-test के लिए independent sample की बात हो रही है. Mann-Whitney U-test is the right answer for this. क्योंकि Mann-Whitney U-test भी independent sample का ही लेता है. So basically they are talking about the independent t-test. So that is Mann-Whitney U-test. ठीक है. What is the non-parametric alternative to one-way ANOVA? This is Kruskal-Wallis H-test.
क्रूस्कल वॉलिस इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और वो अनोवा के ऑल्टरनेटिव में यूज होता है कि अगर आपने पैरामेट्रिक नहीं यूज करना तो हाँ जी आप क्रूस्कल वॉलिस यूज करते हो, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, इफ द ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन सेल ऑफ द कंटिजेंसी टेबल इज 17 and 10 रिस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेल टू टोटल chi स्क्वायर वैल्यू? दिस इज आंसर इज 4.90। अब आप देखोगे chi स्क्वायर का इसमें सॉल्व करना है। ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑब्टेन्ड दी हुई है 17 और दी हुई है ये एक्सपेक्टेड 10। chi स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्टेन्ड माइनस एक्सपेक्टेड, स्क्वायर कर दिया इसको अपॉन एक्सपेक्टेड। ये है 17, यहाँ पर 10, 7 और ये आ गया 4.9। दिस इज द आंसर। सो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। अगर आपको फॉर्मूला पता है यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following tests can be used for evaluating whether the obtained distribution significantly departs from the normal distribution? This is basically Kolmogorov and Smirnov का जो टेस्ट है, वन सैंपल टेस्ट, दैट इज एक्चुअली टेलिंग यू कि हाँ जी हाइपोथेटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे कैसे डिफर करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट इज KS वन सैंपल टेस्ट। उसके बाद देखेंगे which of the following correlation or association measures can be considered as derived from chi square? कौन से correlation measures हैं जो कि chi square से निकलते हैं? इसका आंसर जो है वो C पार्ट है, phi coefficient and contingency coefficient, क्योंकि यही दो जो हैं इसके अंदर chi square का फॉर्मूला लगता है। जो phi coefficient है बेसिकली उसका क्या फॉर्मूला है? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ chi square अपॉन n, दैट इज phi कोफिशिएंट। एंड हम लोग बात करते हैं कंटिजेंसी कोफिशिएंट की, तो कंटिजेंसी कोफिशिएंट का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट chi स्क्वायर प्लस n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंटिजेंसी कोफिशिएंट। तो ये इन्वॉल्व करते हैं chi स्क्वायर के। दिस इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूलाज हैं, पर्टिकुलरली phi कोफिशिएंट क्या होता है, कंटिजेंसी कोफिशिएंट क्या होता है, स्पियरमैन एंड रो बाइसीरियल कोरिलेशन क्या होता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए RM का जो है ना दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको मिली है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग पर्सनल कोचिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टू स्टूडेंट्स फॉर UGC NET preparation. So you can contact me. Contact details are given at the end. Thank you.